YouTube के परमार IAS चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में समाजशास्त्र विषय की व्याख्या की जाएगी। आज के लेक्चर में समाज के कितने पक्ष हैं या समाज के कितने भाग हैं, समाज के पक्षों या भागों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी समाज के भागों या पक्षों का आज हमें अध्ययन करना है। आखिरकार इस समाज के ये पक्ष या भाग अस्तित्व में क्यों आए? तो निश्चित बात है, समाज के लोगों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के समाज के पक्षों का उद्भव हुआ। इस पूरे समाज में सामाजिक आवश्यकताएं रहीं। उन्हीं सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित संस्थाओं, व्यवस्थाओं और इकाइयों को सामाजिक पक्ष कहा गया। इसी तरह हमारी आर्थिक आवश्यकता रही, तो आर्थिक आवश्यकता में जो हमारी इकाइयां या संस्थाएं काम में आई, तो आर्थिक पक्ष के अंतर्गत आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारी आवश्यकता के आधार पर ये विभिन्न पक्षों का जन्म हुआ। हमारी राजनीतिक आवश्यकता थी, तो राजनीतिक पक्ष की इकाइयों, संस्थाओं, संगठनों का जन्म हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि समाज की आवश्यकता के आधार पर ही समाज के पक्षों का निर्माण होता है। प्रारंभ में, प्राचीन काल में समाज के कम पक्ष थे, सीमित पक्ष थे। आज नवीन आवश्यकताएं आई हैं। नवीन आवश्यकताओं के आधार पर नवीन पक्षों का भी उद्भव हुआ है। यदि मैं पूरे विश्व की बात करूं, तो भारतीय समाज के अंतर्गत भी ये पक्ष हैं। अगर मैं USA के समाज की बात करूं, वहाँ भी ये पक्ष हैं। अगर मैं UK की बात करूं, वहाँ भी समाज के पक्ष हैं। ब्राज़ील है, उसके बाद रसा है, यूक्रेन है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, विश्व के समस्त समाजों में इन पक्षों का महत्व है। इन पक्षों में सामाजिक पक्ष आया। सामाजिक पक्ष में किन इकाइयों, किन तत्वों, किन बातों को रखा जाएगा, तो इतना हमें ध्यान देना है। सामाजिक शब्द संबंधों का बोध कराता है। हमारे समाज के जिन इकाइयों और जिन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से संबंधों का ताना बाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, केंद्र में हो, तो ऐसी व्यवस्थाओं या संस्थाओं को हम प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक पक्ष में रखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने परिवार की बात की थी कि परिवार में संबंधों की प्रगाढ़ता होती है, अर्थात संबंधों का महत्व है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक पक्ष में मुख्य रूप से हम परिवार को रखते हैं। यदि मुख्य परीक्षा में IAS हो, PCS हो, PSC हो, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में JRF है, नेट है, या असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, या अन्य परीक्षाओं में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि समाज के सामाजिक पक्ष के बारे में बताएं, तो सामाजिक पक्ष के बारे में बताएं, तो इसका मतलब वहाँ पर वह एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि समाज के बहुत पक्ष हैं, उन पक्षों में सामाजिक पक्ष में क्या क्या आता है। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है कि सामाजिक पक्ष के बारे में बताएं, तो सामाजिक पक्ष में मुख्य रूप से हमें 3 बातों का वर्णन करना चाहिए। प्रथम परिवार, द्वितीय विवाह, तृतीय नातेदारी यानी रिश्तेदारी। नातेदारी में पितृपक्ष, मातृपक्ष सभी आ जाएंगे। इसी तरह विवाह, परिवार। यदि हमसे पूछा जाता है प्रश्न कि समाज के सामाजिक पक्ष का वर्णन करें,
तो हमें परिवार, विवाह और नातेदारी का वर्णन कर देना होगा, तब हमारा उत्तर सही दृष्टिकोण से होगा। रही बात प्रश्न का उत्तर लिखते कैसे, हाउ वी हैव टू राइट द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, तो इसके बारे में समय समय पर मैं लेक्चर में आपको ये बताता रहूँगा कि किसी भी प्रश्न का इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे लिखते हैं, क्लाइमेक्स कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट. How we have to write the introductory part, that is the important, that will be discussed in the class also. And what material should be written in the climax point, so also will be discussed. And conclusion, there are many methods of writing the conclusion. Some lines of the conclusion points are very very important. यदि प्रश्न का उत्तर व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्लाइमेक्स और कंक्लूजन सुव्यवस्थित क्रम में, वो भी प्रश्न की प्रकृति के आधार पर अकॉर्डिंग टू नेचर एंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ वी हैव टू राइट द आंसर, सो देयर आर द गुड मार्क्स. सो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी कई लेक्चर्स मैंने शेड्यूल किया है, आपके समक्ष रखूँगा. और मैंने अपने प्रशासनिक कार्य के दौरान जितने अनुभव पाया है कि समाजशास्त्र विषय को हम सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक कैसे करें, किस तरह से व्यवहारिक क्रियाकलापों को हमें इस विषय में लिखना है कि अंकदायी अधिक हो. मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आपका एक इन्विटेशन आया है, एक फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, आप वहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और वहाँ इनविटेशन में बफे सिस्टम आया हुआ है. और बफे सिस्टम में आपने देखा कि एक व्यक्ति ने एक प्लेट भर रखी है और उसमें थोड़ा सा वह भोजन ग्रहण करता है और उस प्लेट को डस्टबिन में डाल देता है. और उसके बाद वह विशेष प्रकार के अन्य भोजन की प्लेट ले लेता है, फास्ट फूड ले लेता है. इसका मतलब आपकी नज़र पड़ी कि बफे सिस्टम की एक डिमेरिट है कि यहाँ पर फूड का डिस्ट्रॉय होता है और भोजन बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग भूखे ही सोते हैं. वास्तव में यदि यह भोजन हम भूखों को दे दें तो उनकी ज़िंदगी लौट सकती है. तो आपके अंदर एक भाव आ गया, क्यों ना कोई एक एनजीओ या एक कोई संस्था एक व्यवस्था की जाए कि जो इस तरह के फंक्शंस में बचे, जो भोजन बर्बाद कर दिया जाता है, बच जाता है तो बर्बाद न करने दिया जाए, और जो लोगों के इनविटेशन वालों को खिलाने पिलाने के बाद खाना बचता है तो क्यों ना हम उन भूखे लोगों को सही ढंग से उपलब्ध करा दें. अगर ऐसे व्यवहारिक बिंदुओं को आप लेखन करते हैं तो माना जाता है कि समाजशास्त्र को आप जी रहे हैं, किताबों में ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो अंकदायी अधिक होता है. आर्थिक पक्ष की बात मैं करूं तो आर्थिक पक्ष का आशय ये कि प्रश्न आता है कि समाज के आर्थिक पक्ष के बारे में बताएं, तो आपका दिमाग यह एक प्रश्न से भर जाता है कि आर्थिक पक्ष में क्या लिखा जाना चाहिए, व्हाट शुड बी रिटन इन द इकोनॉमिकल पोर्शन एस्पेक्ट. तो इसके बारे में यह मैं बताऊं कि समाज में जहां पर आय और व्यय के कुछ मामले हों, आय संबंधी कोई क्रियाकलाप हों, तो उनको हम आर्थिक पक्ष में रख लेंगे. मुख्य तौर पर हमने देखा कि जो हमारी कृषि प्रणाली है, तो कृषि प्रणाली में यानी वस्तुओं का उत्पादन करना, उनको बेचना, उनमें से पैसा आना, तो इसका मतलब है कृषि प्रणाली में आय संबंधी गतिविधियां हैं. इसी तरह पशुपालन, पशुओं का पालन करना, उन्हें बेचना, उनसे आय के स्रोत जुटाना, ये भी आर्थिक क्रिया संबंधी है. औद्योगिक प्रणाली में भी रॉ मटेरियल आया और उस रॉ मटेरियल से हमने चीज़ें बनाई और उन्हें सेल किया, पैसा है. इसका मतलब कृषि प्रणाली, पशुपालन, औद्योगिक प्रणाली से आर्थिक गतिविधियाँ अस्तित्व में आती हैं. और जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ हों और वहाँ पर आय संबंधी गतिविधि हो, तो उन सारे पक्षों को हम आर्थिक पक्ष में रखेंगे. यदि प्रश्न पूछता है कि भारतीय समाज की आर्थिक प्रणाली के बारे में बताएं, तो मुख्य तौर पर हमें इनके बारे में चर्चा करनी होगी.
आज के इस लेक्चर में मैंने समाज के पक्ष या भाग का लेक्चर क्यों रखा है, क्योंकि यदि समाज के इन पक्षों या भागों के बारे में हमें विस्तार से पता होगा, इसका सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष पता होगा, इसे हम समाज के गांव और नगर में हम देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ ये है, तो शायद तभी समाजशास्त्र की सारी बिंदुओं, सारी चीज़ों को हम इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और जब समाजशास्त्र के सभी सैद्धांतिक पक्षों, सारे पाठ्यक्रम को हम इससे संदर्भित करके, संलग्न करके पढ़ेंगे, तो शायद हमें समाजशास्त्र विषय सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों रूपों में समझ में आएगा। राजनीतिक पक्ष हम लेते हैं तो राजनीतिक पक्ष में जहाँ जहाँ राजनीतिक क्रियाकलाप हो उसे राजनीतिक पक्ष में रखते हैं। इसका मतलब है भारत के राजनीतिक पक्ष के बारे में बताएं। ऐसा अगर प्रश्न कमीशन द्वारा, किसी बोर्ड द्वारा पूछा जाता है तो निश्चित बात है, आपने देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में आर्थिक क्रियाकलाप है, नगर पंचायत में भी, राज्य सरकार में भी, संघ सरकार में भी। इसका यह आशय हुआ कि इन चार पक्षों का अगर आपने विस्तृत रूप से समझाना शुरू किया, और ग्राम पंचायत में आपने ग्राम सभा के बारे में बताया कि ग्राम सभा क्या हुआ करती है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम क्या है, मैं और लेक्चर दूंगा, कुछ वीडियोस तैयार करूंगा जिनमें से आपको बताऊंगा कि ग्राम सभा है क्या, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम क्या है। अगर इन छोटी छोटी बारीक बिंदुओं को समझते जाएं, छोटी छोटी अवधारणाओं को अगर हम समझेंगे, तभी हम IAS, PCS या PSC की प्री मेन इंटरव्यू की बातों को सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप से हम समझा सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत, राज्य सरकार में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आते हैं, और भी समस्त इकाइयाँ आती हैं, और संघ सरकार में भी इसी तरह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य इकाइयाँ। अगर इन समस्त पक्षों को लिखते हैं तो राजनीतिक पक्ष वहीं समाप्त होता है। धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष का आशय ये, जहाँ पर हम अलौकिक शक्ति को पूजने की बात आई, अलौकिक शक्ति के सामने अपना माथा झुकाते हैं, अलौकिक शक्ति को याद करते हैं, तो अलौकिक शक्ति से संबंधित अगर कोई केंद्र है, कोई इकाइयाँ हैं, तो वह शामिल की जाती हैं धार्मिक पक्ष में। तो विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं, चाहे चर्च हो या मस्जिद हो या मंदिर हो या मठ हो, इन सभी को हम, या गुरुद्वारा हो, हम इस धार्मिक पक्ष में रखते हैं। सांस्कृतिक पक्ष में यह कि हमारी सांस्कृतिक क्रियाकलापों, हमारी गतिविधियों में, हमारे मन भावना से संबंधित बातें, तो मुख्य तौर पर सांस्कृतिक पक्ष में हम रखते हैं नृत्य है, गान है, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि को हम शामिल करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में बताएं, या एक प्रश्न ये पूछा गया कि भारतीय ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत करें, तो निश्चित बात है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जो नृत्य, गान, प्रथा, परंपरा है, अगर इनकी हमने चर्चा कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमने सांस्कृतिक पक्ष को समझा दिया। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात बताएं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बताएं, तो मनोवैज्ञानिक का मतलब है लोगों के मन में जो उपजी हुई बातें हैं उसको हमें इसमें रखना है। जैसे प्रेम है, दया है, ममता है, स्नेह है। दूसरी ओर ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष के विचार, मानसिक रूप से जो ये विचार प्रकट होते हैं, वो समस्त मनोवैज्ञानिक पक्ष में आते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष ही है कि बेटा माता को मार देता है, भाई भाई से युद्ध हो रहा है, लेकिन वहीं ये भी है कि लोग शत्रुता को समाप्त कर रहे हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक पक्ष में ही आ जाता है। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं की जटिलता के कारण बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रौद्योगिक पक्ष में जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, समस्त प्रकार के हमारी ट्रैक्टर से लेके, कल्टीवेटर से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके, बुलेट ट्रेन से लेकर के समस्त प्रकार की टेक्नोलॉजी, और आजकल लेक्चर दिए जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने डिवाइसेस हैं वो समस्त चीज़ें प्रौद्योगिक पक्ष के अंतर्गत आएंगी। ऐतिहासिक पक्ष में हम अपने भारतीय समाज के जो ऐतिहासिक बिंदु हैं उनके बारे में रखते हैं। इसी प्रकार समाज में अन्य पक्ष भी होते हैं। हम ये कह सकते हैं
किसी भी समाज में, अगर मैं भारतीय समाज की बात करता हूं, तो किसी भी समाज में ये समस्त पक्ष हुआ करते हैं। लेकिन समाज शब्द एक ऐसा शब्द है जो छोटे का भाव भी देता है, बड़े का। अगर मैं परिवार के साथ समाज जोड़ दूं तो समाज का दायरा छोटा हो जाएगा, जैसे पारिवारिक समाज। इसका मतलब है 5-8 लोगों का ही एक समाज है। इसका मतलब पारिवारिक समाज शब्द लिखने से समाज एक छोटा प्रतिबिंबित होता है। लेकिन ग्रामीण समाज में कह दूं तो ग्रामीण समाज में काफ़ी बड़ा भाव प्रतिबिंबित होता है, यानी परिवार के सापेक्ष बड़ा। नगरीय समाज ग्रामीण समाज की अपेक्षा एक विस्तृत हमें साबित होता है। इसी तरह भारतीय समाज और भी विस्तृत। लेकिन बात यहाँ पर है, पारिवारिक समाज की बात करें तो भी यही पक्ष होंगे, ग्रामीण समाज की बात करें तो यही पक्ष होंगे, नगरीय समाज की बात करें यही पक्ष होंगे, भारतीय समाज की बात करें यही पक्ष होंगे, वैश्विक समाज की बात करें यही पक्ष होंगे। समाज छोटा हो या बड़ा, समाज यदि है उसमें समस्त पक्ष पाए जाते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज के 1 या 2 या 4 पक्षों का केवल अध्ययन नहीं करता, अपितु समाजशास्त्र इन समस्त पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन करता है। सभी पक्षों को एक दूसरे से जोड़ करके अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय मानता है कि ये समस्त पक्ष अलग नहीं है। जैसा कि शरीर के हाथ, नाक, कान, पैर एक दूसरे से जुड़ करके ही शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे ही ये समस्त पक्ष मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा दिमाग भी, हाथ भी, पैर भी काम कर रहे हैं। अंग अलग अलग है लेकिन एक साथ जुड़कर काम करते हैं। वैसे ये अंग अलग अलग है, भाग अलग अलग है, किंतु जुड़कर काम करते हैं। अतः ये साबित होता है कि आर्थिक पक्ष में अगर कोई विसंगति आती है, कोई प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित बात है आर्थिक पक्ष पर इन पक्षों ने भी कोई ना कोई प्रभाव डाला होगा। या सांस्कृतिक पक्ष पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इन लोगों ने उसे प्रभावित किया होगा। अगर आज हम सांस्कृतिक पक्ष को केवल अकेले अध्ययन करेंगे तो निश्चित बात है इस पर इन पक्षों ने क्या प्रभाव डाला उसे हम नहीं समझ पाएंगे। आज आवश्यकता है कि हम एक पक्ष में कहाँ से किस किस ने क्या क्या प्रभाव डाला, ये सब जानने की आवश्यकता है। और जब तभी इसे जान सकते हैं जब इस एक पक्ष को अलग न अध्ययन करें, अपितु इसे हम दूसरे से जोड़कर करें और ये माने कि ये पक्ष इनसे प्रभावित और इनको प्रभावित करता है। और जब सभी पक्षों के एक दूसरे के प्रभाव का हम ध्यान देते हुए अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है समग्र अध्ययन, एज द होलिस्टिक स्टडी। Sociology studies the holistic method. It means holistic method should be adopted by the subject. Sociology adopts this method. तो समाजशास्त्र समाज का समग्र अध्ययन करता है, सभी पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय है। आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, किंतु प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र विषय का उद्भव क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यह विषय नाता राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, अन्यत्र विषय हैं और वे कार्य करते। इस विषय की अनिवार्यता न होती तो आखिर इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस विषय पर व्याख्या अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।